तलाक के कागजों पर साइन किए मुश्किल से 5 मिनट ही हुए थे जब मैं उस ऑफिस से बाहर निकली और अपने बच्चों को साथ लेकर चली गई। मेरा नाम निधि मल्होत्रा है। मेरी उम्र 32 साल है और मैंने अभी अभी अपनी 8 साल पुरानी शादी बिना एक भी आंसू बहाए खत्म कर दी थी। उसी वक्त मेरा एक्स हस्बैंड करण मेहरा शहर के दूसरे कोने में अपने पूरे परिवार के साथ एक प्राइवेट क्लिनिक में दाखिल हो रहा था। सबके चेहरों पर मुस्कान थी, हंसी मजाक चल रहा था। उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड का अल्ट्रासाउंड होने वाला था और उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार उन्हें वही बेटा मिलने वाला है जिसकी चाहत वो इतने समय से कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले, मैं हूं लीना, आपकी कहानी की नैरेटर। मैं लाती हूं जिंदगी की ऐसी सीख देने वाली कहानियां जो हम में से ज्यादातर लोगों पर बीत चुकी हैं या फिर भविष्य में ऐसे ही घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और हिंदी रिवेंज स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बना रहे हैं जो जानते हैं कि जिंदगी के सबसे अच्छे चैप्टर किसी भी उम्र में शुरू हो सकते हैं। अब कहानी पर वापस आते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले 1 घंटे के अंदर डॉक्टर की एक बात उनकी सारी खुशी को बिखेर कर रख देगी। किसी को नहीं पता था कि जिस चीज पर उन्हें इतना घमंड था वही सब कुछ उनकी आंखों के सामने ढहने वाला था। जब मैंने अपने साइन किए, दीवार पर लगी घड़ी में सुबह के 10:03 हो रहे थे। मुझे वो समय इसलिए याद है क्योंकि उस पल सब कुछ अजीब तरह से शांत था। ना कोई बहस, ना ऊंची आवाजें, ना आखिरी पल की झिझक, बस सन्नाटा। करण ने अपने हिस्से के कागजों पर साइन करते वक्त मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसने पेन उठाया, जल्दी से अपना नाम लिखा और फाइल को ऐसे परे सरका दिया जैसे उसकी कोई अहमियत ही नहीं हो। और शायद उसके लिए सच में नहीं थी, लेकिन मेरे लिए वही वो पल था जब सब कुछ साफ हो गया था। क्योंकि जहां उसे लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी से मुझे निकाल दिया है, वहीं उसे ये नहीं पता था कि मैं बहुत पहले ही सब कुछ देख चुकी थी और मैं इस पल के लिए काफी लंबे समय से तैयारी कर रही थी। सब कुछ टूटने से पहले मैं उन औरतों में से थी जिन पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। शांत रहने वाली, भरोसेमंद, वो जो सब कुछ संभालती रहती है और क्रेडिट कोई दूसरा ले जाता है। जब मेरी मुलाकात करण मेहरा से हुई थी तब वो बस शुरुआत कर रहा था। उसके अंदर बड़े सपने थे, आत्मविश्वास था और खुद की कंपनी खड़ी करने की चाहत थी। उस समय हम दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। दीवारें इतनी पतली थीं कि पड़ोसियों की आवाजें तक सुनाई देती थीं और हमारे पास एक पुराना सेकंड हैंड सोफा था जो बैठते ही चरमराने लगता था। हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ था। कम से कम मुझे यही लगता था। उन शुरुआती सालों में मैं सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, मैं उसका पूरा सहारा थी। मैं पेपर वर्क संभालती थी, खर्चों का हिसाब रखती थी और जब वो किसी प्रोफेशनल अकाउंटेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता था तब मैं ही उसकी फाइलें और अकाउंट्स मैनेज करती थी। वो रात रात भर अपने बिजनेस को बढ़ाने की प्लानिंग करता था और मैं देर तक बैठकर नंबर मिलाती रहती थी। कई रातें ऐसी गुजरी जब खाना ठंडा हो चुका होता था, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए उसका इंतजार करती रहती थी ताकि हम साथ बैठकर खा सकें। और मैंने कभी शिकायत नहीं की क्योंकि मुझे लगता था कि हम दोनों मिलकर कुछ बना रहे हैं। जब हमारा बेटा आरव पैदा हुआ तो जिंदगी मुश्किल जरूर हुई, लेकिन पहले से ज्यादा मायने रखने लगी। 2 साल बाद हमारी बेटी अनाया आई और हमारी छोटी सी फैमिली पूरी लगने लगी। उसी दौरान करण का बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। नए क्लाइंट्स, ज्यादा पैसा, पहचान, और धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। ये बदलाव एक दिन में नहीं आया। शुरुआत छोटी चीजों से हुई। वो देर से घर आने लगा, उसने मेरे दिन के बारे में पूछना बंद कर दिया। कंपनी में उसे अब मेरी मदद की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने प्रोफेशनल्स रख लिए थे। फिर बातें बदलने लगीं। तुम बिजनेस नहीं समझोगी, तुम बस बच्चों पर ध्यान दो, वैसे भी तुमने कभी कोई असली नौकरी की ही नहीं। मुझे आज भी याद है पहली बार जब उसने ये कहा था। मैं हंस पड़ी थी क्योंकि मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो मजाक नहीं था। किसी मोड़ पर उस औरत ने जिसने उसकी जिंदगी बनाने में उसका साथ दिया था, उसी को उसने ऐसा इंसान समझना शुरू कर दिया था जिसका कोई योगदान नहीं था। और सबसे बुरी बात यह थी कि मैंने उसका विरोध नहीं किया, अभी नहीं, क्योंकि उस वक्त तक मुझे लगता था कि यह बस एक दौर है। मुझे यकीन था कि अगर मैं थोड़ा और सब्र कर लूं तो वो आदमी वापस लौट आएगा जिससे मैंने शादी की थी। मैं गलत थी। मुझे सच किसी बड़े ड्रामे या झगड़े से नहीं पता चला। न शर्ट पर लिपस्टिक का निशान था, न आधी रात का कोई कबूलनामा, न कोई साफ गलती। सब कुछ उससे कहीं ज्यादा शांत था।
एक शाम मैं किचन में खाना बना रही थी और करण दूसरे कमरे में फोन पर बात कर रहा था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैं जानबूझकर सुनने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज पूरे घर में साफ सुनाई दे रही थी। पहले मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, वो अक्सर बिजनेस कॉल्स पर रहता था। लेकिन फिर उसकी आवाज बदल गई, नरम, हल्की, लगभग प्यार भरी। मैंने उसे बहुत लंबे समय से किसी से ऐसे बात करते नहीं सुना था। उसे कुछ नहीं पता, उसने कहा। मैं वहीं रुक गई। और उसे पता चलेगा भी नहीं, और अगर चल भी गया तो वो कर ही क्या लेगी। कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर उसकी धीमी हंसी सुनाई दी। वो जोरदार या खुलकर क्रूर नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने मेरे सीने में अजीब कसाव पैदा कर दिया। एक तरह का घमंड, एक तरह का भरोसा, जैसे मेरी कोई अहमियत ही ना हो। मैं हाथ में चम्मच पकड़े वहीं खड़ी रह गई। सामने देख रही थी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, फिर भी मैं हिली नहीं। मैंने उसे टोका नहीं, बस सुनती रही। कुछ सेकंड बाद उसने फिर कहा, टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। अब सबसे जरूरी बच्चा है। मेरे हाथ से चम्मच छूटकर किचन काउंटर से टकराया। करण एक पल के लिए चुप हो गया। मैंने तुरंत चम्मच उठा लिया, कोशिश की कि कोई आवाज न हो। अजीब बात यह थी कि मेरा दिमाग पूरी तरह शांत था, जरूरत से ज्यादा शांत। मैंने खाना बनाना पूरा किया, टेबल लगाई, बच्चों को बुलाया। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कुछ मिनट बाद करण बाहर आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो कुर्सी पर बैठा, फोन चेक किया और खाना खाने लगा। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसने कुछ समझाने की कोशिश नहीं की, और मैंने कुछ पूछा नहीं। उस रात जब वो सो गया, मैं काफी देर तक ड्राइंग रूम में अंधेरे में बैठी रही। उसके हर शब्द को बार बार अपने दिमाग में दोहरा रही थी। उसे कुछ नहीं पता, अब सबसे जरूरी बच्चा है। मुझे रोना चाहिए था, मुझे उससे सवाल करने चाहिए थे, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे अंदर कुछ बदलना शुरू हो चुका था। मुझे समझ आ गया था कि जो भी चल रहा था वो नया नहीं था, ये काफी समय से चल रहा था। इतना लंबा कि करण अब सहज हो चुका था, लापरवाह हो चुका था। उसे पूरा भरोसा था कि मैं कुछ नहीं करूंगी, और अगर उसे इतना यकीन था तो शायद वक्त आ गया था उसे गलत साबित करने का। गुस्से से नहीं, शोर मचाकर नहीं, बल्कि ऐसे तरीके से जिसकी उसने कभी कल्पना भी ना की हो। अगली सुबह बाहर से कुछ भी अलग नहीं दिख रहा था। धूप उसी खिड़की से अंदर आ रही थी। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। करण फोन से नजर उठाए बिना कॉफी पी रहा था। अगर उस वक्त कोई हमारे घर में आता तो उसे एक बिल्कुल सामान्य परिवार दिखाई देता, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। मैंने रिएक्ट करना बंद कर दिया। इसलिए नहीं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे आखिरकार समझ आ गया था कि मेरा गुस्सा उसे ताकत देगा। सब कुछ ऐसी लड़ाई में बदल जाएगा जिसे जीतने की तैयारी वो पहले ही कर चुका था। इसलिए मैं चुप रही। मैंने देखना शुरू किया, सुनना शुरू किया, उन चीजों पर ध्यान देना शुरू किया जिन्हें मैं पहले नजरअंदाज कर देती थी। करण अब पहले से जल्दी घर से निकलने लगा था। देर रात लौटता था, फोन कॉल्स बाहर जाकर करता था। अपने फोन को देखकर ऐसे मुस्कुराता था जैसे किसी और की राय अब मेरी राय से ज्यादा मायने रखती हो। मैंने छोटी छोटी बातें नोटिस करनी शुरू की। नया परफ्यूम जिसके बारे में उसने मुझे कभी नहीं बताया, अचानक शुरू हुई जिम की आदत, कपड़ों पर पहले से ज्यादा ध्यान देना। और उससे सवाल करने के बजाय मैंने खुद से एक अलग सवाल पूछा, अगर उसे इतना भरोसा था कि मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, तो आखिर वो क्या छिपा रहा था जो उसे इतना सुरक्षित महसूस करा रहा था? उसी वक्त मैंने अपना पहला शांत फैसला लिया। मैंने हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखना शुरू किए। किसी घबराहट में नहीं, बिना बेतरतीबी के, बल्कि बहुत ध्यान से, ऐसे जैसे मुझे पहले से अंदाजा हो कि कुछ मिलने वाला है। शुरुआत में सब सामान्य लगा। फिर मैंने वो देखा, छोटे छोटे ट्रांसफर, इतने बड़े नहीं कि किसी का ध्यान जाए, लेकिन लगातार। हमारे जॉइंट अकाउंट से पैसे किसी दूसरे अकाउंट में जा रहे थे जिसे मैं पहचानती नहीं थी। मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया। मैं आगे बढ़ती रही। मैंने तारीखें देखी, रकम देखी, पैटर्न समझे, और धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ होने लगी। ये कोई गलती नहीं थी, ये पूरा सिस्टम था। उस रात सबके सो जाने के बाद मैं डाइनिंग टेबल पर काफी देर तक अकेली बैठी रही। पहली बार मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि उसने ऐसा क्यों किया, और ये सोचना शुरू किया कि अब मैं आगे क्या करने वाली हूं। क्योंकि हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कभी कभी वही पल होता है जब इंसान अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेना शुरू करता है। जिस दिन हमने तलाक के कागजों पर साइन किए, वो दिन बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मैंने कभी सोचा था।
ना कोई चिल्लाना था, ना एक दूसरे पर आरोप, ना किसी फिल्मी कहानी जैसा अंत। सब कुछ ठंडा था, औपचारिक, जैसे कोई बिजनेस डील खत्म हो रही हो। हम एक शांत ऑफिस में आमने सामने बैठे थे। बीच में एक लीगल मीडिएटर था और सामने करीने से रखी फाइलें, जैसे ये बस एक और रूटीन मीटिंग हो। करण बोर लग रहा था। मुझे सबसे ज्यादा वही बात याद है। गुस्सा नहीं, दुख नहीं, बस दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। जैसे हमारी शादी खत्म करना उसके लिए बस एक काम था जिसे निपटाकर वो अपनी बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ना चाहता था। मीडिएटर हर सेक्शन आराम से समझा रहा था, लेकिन करण मुश्किल से सुन रहा था। वो फोन स्क्रॉल कर रहा था और बीच बीच में बस सिर हिला देता था। जब मेरी बारी आई, मैंने बिना एक पल रुके साइन कर दिए। मेरा हाथ बिल्कुल स्थिर था। न मैंने जल्दी की, न एक पल के लिए रुकी, क्योंकि उस वक्त तक मेरे पास सवाल करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। फिर करण की बारी आई। उसने पेन उठाया, बिना एक लाइन पढ़े जल्दी से अपना नाम लिखा और कागज आगे सरका दिए। लो, हो गया, उसने कहा। उसकी आवाज में दुख नहीं था, राहत थी, जैसे उसने अभी अभी खुद को किसी बोझ से आजाद किया हो जो उसे पीछे खींच रहा था। वो कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुका और उस सुबह पहली बार मेरी तरफ देखा। तुम समझ रही हो ना, उसने कहा। बांटने जैसा कुछ है ही नहीं। ये फ्लैट मेरा है, शादी से पहले लिया था, गाड़ी भी। मैंने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा। वो लगभग लापरवाही से आगे बोला, और बच्चों को अगर तुम अपने साथ ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, वैसे भी इससे चीजें आसान हो जाएंगी। आसान, ये शब्द मेरे दिमाग में गूंजा, लेकिन मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसकी बहन रिया, जो जबरदस्ती वहां मौजूद रहने पर अड़ी हुई थी, हल्का सा हंस पड़ी। अच्छा ही हुआ, उसने कहा, वैसे भी अब तुम नहीं शुरुआत कर रही हो। कमरे के कोने से एक और आवाज आई, और इस बार किसी ऐसी औरत के साथ जो उसे बेटा दे सके। उन्होंने अपनी आवाजें धीमी करने की कोशिश तक नहीं की, सम्मान दिखाने का नाटक भी नहीं। कुछ पल के लिए कमरा फिर शांत हो गया। मीडिएटर असहज होकर अपनी सीट पर हिला, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने अपना बैग खोला और चाबियों का एक गुच्छा टेबल पर रख दिया। घर की चाबियां, मैंने बस इतना कहा। करण ने उन्हें देखा और हल्का सा मुस्कुराया। गुड, उसने जवाब दिया। कम से कम तुम्हें समझ तो है कि चीजें कैसे काम करती हैं। रिया ने हाथ बांध लिए। जो चीज तुम्हारी नहीं होती वो देर सबेर वापस करनी ही पड़ती है। मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय मैंने बैग से 2 पासपोर्ट निकाले और चाबियों के पास रख दिए। करण की भौएं सिकुड़ गईं। यो क्या है? मैंने सीधा उसकी तरफ देखा। बच्चों के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। वो एक पल के लिए चुप रह गया। क्या मतलब? उनके वीजा पिछले हफ्ते अप्रूव हो गए हैं, मैंने कहा। पहली बार उसके चेहरे का भाव बदला। गुस्सा नहीं, अभी नहीं, लेकिन कुछ ऐसा जो बेचैनी के करीब था। और उसी पल मुझे एक बहुत जरूरी बात समझ आई। उसे उम्मीद थी कि मैं चली जाऊंगी, लेकिन इस तरह नहीं। करण थोड़ा आगे झुका। उसकी भौएं अब और कस गई थीं। वीजा? उसने दोहराया। किस लिए? मैंने जवाब देने में कोई जल्दी नहीं की। लंदन के लिए, मैंने शांत आवाज में कहा। मैं बच्चों को वहां ले जा रही हूं। मेरे शब्द कमरे में किसी भारी चीज की तरह फैल गए। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सबसे पहले रिया ने प्रतिक्रिया दी। लंदन? उसने तेज आवाज में कहा। सीरियसली? तुम्हें पता भी है वहां रहना कितना महंगा है? मैंने बिना अपना एक्सप्रेशन बदले उसकी तरफ देखा। उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। शायद उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। करण लगातार मुझे देख रहा था, जैसे वो मेरे चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो, कुछ ऐसा जो अब वहां था ही नहीं। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, उसने कहा। इतना सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहस नहीं की। मैंने कुछ समझाया भी नहीं, क्योंकि ये कोई चर्चा नहीं थी। ये फैसला था जो मैं पहले ही ले चुकी थी। मैं अपनी सीट से उठी, बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पीछे से मीडिएटर ने मुझे धीरे से आवाज दी, लेकिन मैं चलती रही। फिर करण की आवाज आई, इस बार पहले से तेज। निधि, रुको, ये सब क्या ड्रामा है? मैं एक पल के लिए रुकी, फिर बस इतना मुड़ी कि उसकी आंखों में देख सकूं। कोई ड्रामा नहीं है, मैंने कहा। मैं बस जा रही हूं। और फिर मैं बाहर निकल गई। बाहर की हवा अलग लग रही थी, हल्की, साफ, जैसे मेरे ऊपर से कोई अदृश्य बोझ आखिरकार हट गया हो। सड़क किनारे एक काली मर्सिडीज पहले से खड़ी थी। मुझे देखते ही ड्राइवर तुरंत बाहर निकला और पूरे प्रोफेशनल अंदाज में पीछे का दरवाजा खोल दिया। मैम, उसने कहा, सब तैयार है।
मेरे पीछे बिल्डिंग के अंदर की बेचैनी अब बाहर तक आने लगी थी, क्योंकि करण और उसकी बहन भी बाहर निकल चुके थे। करण की नजर कार पर पड़ी और उसके चेहरे का कंफ्यूजन धीरे धीरे चिढ़ में बदलने लगा। ये सब क्या है? उसने ऊंची आवाज में पूछा। तुम कर क्या रही हो? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैंने पहले अनाया को कार में बैठाया, फिर आरव को अंदर किया और उसके बाद खुद उनके पास जाकर बैठ गई। ड्राइवर ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। करण और पास आ गया। अब उसकी आवाज और ऊंची थी। तुम्हें लगता है इससे कुछ बदल जाएगा? उसने कहा। तुम बस भाग रही हो। मैंने कार की खिड़की के पार उसकी तरफ देखा। नहीं, मैंने शांत आवाज में कहा। मैं आगे बढ़ रही हूं। उसके जवाब देने से पहले ही कार आगे बढ़ने लगी, दूनी बढ़ती गई और मैं साइड मिरर में उसकी धुंधली होती तस्वीर देखती रही। वो वहीं खड़ा था, अब भी इस भ्रम में कि उसे सब समझ में आ रहा है, जबकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी पहले ही बिखरनी शुरू हो चुकी थी। जब तक करण ऑफिस से निकला, उसकी चिढ़ अब बेचैनी में बदल चुकी थी। उसने मेरा पीछा नहीं किया, मुझे रोकने की दोबारा कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसके दिमाग में अब मेरी कोई अहमियत नहीं बची थी। उसे कहीं और जाना था, ऐसी जगह जो उसे ज्यादा रोमांचक लगती थी, ज्यादा बेहतर, उस भविष्य के ज्यादा करीब जो उसने अपने लिए चुना था। सूर्या फर्टिलिटी एंड वेलनेस सेंटर शहर के बीचों बीच था। कांच की चमकदार दीवारें देर सुबह की धूप को वापस चमका रही थी। अंदर सब कुछ शांत, महंगा और ऐसा डिजाइन किया गया था कि लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें। करण पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर दाखिल हुआ और वो अकेला नहीं था। उसकी मां सुनीता पहले से वहां मौजूद थी। उनके साथ रिया और परिवार के 2 रिश्तेदार भी थे। सब लोग अपॉइंटमेंट को एक साधारण चेकअप की तरह नहीं, बल्कि किसी जश्न की तरह ले रहे थे। सबके बीच बैठी थी सिमरन अरोड़ा। उसने हल्के क्रीम रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उसका एक हाथ प्यार से अपने पेट पर टिका था। चेहरे पर शांत गर्व झलक रहा था। करण को देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। तुम आ गए? उसने मुस्कुराकर कहा। ऑफ कोर्स, करण ने जवाब दिया और झुककर उसके गाल पर किस किया। सुनीता तुरंत आगे बढ़ी। उनकी आवाज में अपनापन साफ था। कैसा लग रहा है बेटा? थकान तो नहीं हो रही? सिमरन हल्का सा मुस्कुराई और उसका हाथ थपथपाया। घबराने की कोई बात नहीं है, उन्होंने कहा। मेरा पोता बिल्कुल ठीक होगा। रिया भी तुरंत बीच में आ गई। उसके हाथ में एक छोटा गिफ्ट बैग था। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं, उसने कहा। वो ऑर्गेनिक स्टोर का जूस है जिसके बारे में मैंने बताया था। प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा माना जाता है। सिमरन ने मुस्कुराकर बैग लिया। थैंक यू। तभी एक और रिश्तेदार थोड़ा पास झुकी और धीमी आवाज में बोली, मैं एक तावीज भी लाई हूं गुड लक के लिए। कहते हैं इससे हेल्दी बेटा होता है। बेटा, ये शब्द कमरे में किसी वादे की तरह ठहर गया। किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने झिझक नहीं दिखाई। उनके दिमाग में सब कुछ पहले ही तय हो चुका था। करण थोड़ी दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था, चाल में गर्व। ये तो बस शुरुआत है, उसने कहा। मैंने तो अभी से स्कूल्स देखना भी शुरू कर दिया है, सबसे बेस्ट वाले। रिया हंस पड़ी। अभी से इतनी आगे की प्लानिंग? करण ने हल्के से कंधे उचकाए। अपने वारिस के मामले में कोई रिस्क नहीं लेते। वारिस, उस शब्द में अजीब सा वजन था, अंतिम सच्चाई जैसा एहसास, जैसे कहानी का परफेक्ट अंत पहले ही लिखा जा चुका हो। कुछ ही देर बाद एक नर्स हाथ में टैबलेट लिए बाहर आई। मिस अरोड़ा, उसने आवाज लगाई, हम तैयार हैं। सिमरन धीरे से उठी और करण तुरंत उसके साथ खड़ा हो गया। मैं साथ चलूंगा, उसने कहा। नर्स ने सिर हिलाया। अंदर सिर्फ एक व्यक्ति जा सकता है। करण बिना रुके उसके साथ गलियारे की तरफ बढ़ गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और उसके पीछे बैठा उसका परिवार अब भी मुस्कुरा रहा था, अब भी पूरी तरह निश्चिंत, इस बात से बिल्कुल अनजान कि कुछ ही मिनटों में उनकी पूरी दुनिया हिलने वाली थी। जांच वाला कमरा बाहर के वेटिंग एरिया से कहीं ज्यादा ठंडा था। तेज सफेद रोशनी चिकनी दीवारों पर चमक रही थी और मेडिकल मशीनों की हल्की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। सिमरन बेड पर लेट गई। कुछ पल के लिए उसकी उंगलियां किनारे को कसकर पकड़ गई। फिर उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। करण उसके पास खड़ा था। उसका एक हाथ हल्के से सिमरन के हाथ पर रखा हुआ था। सब ठीक रहेगा, उसने कहा। सब परफेक्ट होगा। सिमरन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की बेचैनी अभी भी थी। डॉक्टर बिना ज्यादा एक्सप्रेशन के अंदर आए। उन्होंने दोनों का संक्षिप्त अभिवादन किया और फिर बड़ी प्रोफेशनल तेजी से मशीन तैयार करने लगे। चलिए देखते हैं, उन्होंने कहा। उन्होंने जेल लगाया और मशीन का ट्रांसड्यूसर सिमरन के पेट पर रखा। स्क्रीन चमकी, फिर धीरे धीरे एक इमेज बनने लगी। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था। करण थोड़ा आगे झुका, स्क्रीन पर बनती आकृतियों को समझने की कोशिश करते हुए। तो उसने पूछा, सब नॉर्मल डेवलप हो रहा है ना? डॉक्टर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने एंगल बदला और स्क्रीन को और ध्यान से देखने लगे। उनकी आंखें हल्की सी सिकुड़ी। इतना मामूली बदलाव कि शायद कोई और नोटिस ना करता, लेकिन करण ने किया।
सिमरन ने भी। कमरे में धीरे धीरे एक अजीब तनाव भरने लगा। डॉक्टर, सिमरन ने धीमी आवाज में कहा, क्या कुछ गलत है? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। डॉक्टर ने मशीन दोबारा घुमाई और स्क्रीन को पहले से ज्यादा ध्यान से देखने लगे। अब करण का धैर्य टूटने लगा था। सीधे बताइए, आखिर हो क्या रहा है? उसकी आवाज सख्त हो गई। आखिरकार डॉक्टर रुके, लेकिन जवाब देने के बजाय उन्होंने इंटरकॉम उठाया और एक बटन दबाया। लीगल डिपार्टमेंट को तुरंत भेजिए, उन्होंने शांत आवाज में कहा, और अल्ट्रासाउंड रूम नंबर 3 में सिक्योरिटी भी। करण जैसे जम गया। सिक्योरिटी? उसने घबराकर पूछा। क्या मतलब? सिमरन का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। बच्चे को कुछ हुआ है क्या? उसने फुसफुसाकर पूछा। कुछ मिनट बाद दरवाजा खुला। 2 सिक्योरिटी गार्ड अंदर आए और उनके पीछे एक काले सूट में आदमी था जिसके हाथ में एक फाइल थी। कमरे का माहौल एक पल में बदल गया। अब वहां सिर्फ मेडिकल जांच वाली सामान्य शांति नहीं थी, हवा में अचानक गंभीरता भर गई थी। डॉक्टर ने दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा। मिस्टर मेहरा, उन्होंने स्थिर आवाज में कहा, क्या आप इस बच्चे के पिता हैं? करण ने भौं सिकोड़ ली। सवाल सुनकर वो उलझ गया था। बिल्कुल हूं, उसने तुरंत जवाब दिया। डॉक्टर ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर सिमरन की तरफ देखा। और आपने जो टाइमलाइन अपने फॉर्म्स में दी है, उसके बारे में आप पूरी तरह निश्चित हैं? सिमरन एक पल के लिए हिचकी। हाँ, उसने कहा, मुझे पूरा यकीन है। डॉक्टर ने स्क्रीन को एक बार फिर ध्यान से देखा। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और साफ आवाज में बोले, फीटल मेजरमेंट्स और डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के आधार पर अनुमानित गर्भधारण की तारीख कम से कम 4 हफ्ते पहले की लग रही है, जितना रिपोर्ट किया गया है उससे। उनके शब्द कमरे में भारीपन की तरह गिर पड़े। करण ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे उसका दिमाग उन बातों को मानने से इनकार कर रहा हो। सिमरन स्क्रीन को घूरती रह गई। उसके होंठ हल्के से खुले, लेकिन आवाज नहीं निकली। आप कहना क्या चाहते हैं? करण ने धीरे से पूछा। डॉक्टर की नजरें नहीं हटी। मैं ये कह रहा हूं कि ये टाइमलाइन उस अवधि से मेल नहीं खाती जो आपने अपने रिश्ते के बारे में बताई थी। कमरे में गहरी जमी हुई खामोशी फैल गई। आधे खुले दरवाजे के बाहर से आवाजें सुनाई दे रही थीं। करण का परिवार अब दरवाजे के करीब आ चुका था। उन्हें महसूस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। रिया ने दरवाजा और खोल दिया। क्या हो रहा है? उसने तेज आवाज में पूछा। डॉक्टर थोड़ा उसकी तरफ मुड़े। उनके चेहरे का भाव अब भी नहीं बदला था। इसका मतलब, उन्होंने कहा, कि गर्भधारण उस समय हुआ था जब मिस अरोड़ा ने बताया था कि वो सिर्फ मिस्टर मेहरा के साथ रिलेशनशिप में थी, उससे पहले। पूरा कमरा जैसे जम गया। करण धीरे धीरे सिमरन की तरफ मुड़ा। तुमने मुझसे कहा था, उसकी आवाज बेहद धीमी थी, कि ये बच्चा मेरा है? सिमरन के हाथ कांपने लगे। मुझे लगा था कि है, उसने कमजोर आवाज में कहा। करण का चेहरा सख्त हो गया। लगा था? उसने दोहराया। कोई हिला तक नहीं, कोई बोला नहीं, और उसी पल जिस उम्मीद पर उन्होंने अपनी पूरी दुनिया खड़ी की थी, उसमें दरार पड़नी शुरू हो गई। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे ने खुद सांस लेना बंद कर दिया हो। करण लगातार सिमरन को देख रहा था। उसके चेहरे पर वो कुछ ढूंढ रहा था जो अभी अभी सुनी बातों को गलत साबित कर सके। कोई इनकार, कोई साफ सफाई, कुछ भी जो उस भरोसे को वापस ला सके जिसके साथ वो इस क्लिनिक में आया था। लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। सिमरन की नजरें झुक गईं, उसके कंधे तन गए। वेटिंग एरिया में जो आत्मविश्वास उसके चेहरे पर था, वो अब पूरी तरह गायब हो चुका था। सबसे पहले रिया ने चुप्पी तोड़ी। आप आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? उसने तेज आवाज में पूछा। डॉक्टर पूरी तरह शांत रहे। मैं कुछ इशारा नहीं कर रहा, उन्होंने कहा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि बच्चे का डेवलपमेंट उस टाइमलाइन से मेल नहीं खाता जो हमें दी गई थी। इसमें गलती कुछ दिनों की हो सकती है, कई हफ्तों की नहीं। उन शब्दों ने शक की हर गुंजाइश खत्म कर दी। करण का जबड़ा कस गया। वो एक कदम आगे बढ़ा और सिमरन के और करीब आ गया। मेरी तरफ देखो, उसने कहा। सिमरन हिचकी, फिर धीरे से उसकी तरफ देखने लगी। तुमने मुझसे कहा था कि ये सब तब शुरू हुआ जब हम साथ थे। तुमने कहा था बच्चा मेरा है। सिमरन के होंठ कांपने लगे। मैंने झूठ नहीं बोला, उसने जल्दी से कहा। बस मुझे डेट्स का पूरा यकीन नहीं था। करण ने बिना मुस्कुराए हल्की सी सांस छोड़ी। यकीन नहीं था? उसने दोहराया। तुम्हें यकीन नहीं था? रिया अब अपना धैर्य खो चुकी थी। कोई इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकता है? उसने गुस्से में कहा। यह कोई छोटी डिटेल नहीं है। सिमरन ने सिर हिलाया। अब उसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मुझे लगा सब मैच कर रहा है, सच में लगा था।
करण उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो सामने खड़ी लड़की को पहचानता ही ना हो। लगा था, उसने फिर दोहराया। इस बार उसकी आवाज अलग थी, न उलझन न सवाल, बस ठंडी। उनके पीछे खड़ा सूट पहने आदमी जो कुछ देर पहले अंदर आया था, पहली बार बोला। ऐसे मामलों में, उसने औपचारिक आवाज में कहा, बच्चे के जन्म के बाद लीगल पैतृकता परीक्षण करवाने की सलाह दी जाती है। उस एक वाक्य ने बाकी सब बातों पर अंतिम मुहर लगा दी। करण एक कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे का भाव फिर बदला, लेकिन इस बार वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसमें शक था, हिसाब किताब था। वो एहसास था जो तब आता है जब इंसान की पूरी दुनिया अचानक हिलने लगती है। रिया ने अपने हाथ कसकर बांध लिए। तो सीधी बात यह है, उसने कहा, कि इस बात की पूरी संभावना है कि यह बच्चा इसका हो ही नहीं। कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि किसी के पास जवाब था ही नहीं। सिमरन ने सिर झुका लिया। अब उसकी आंखों से चुपचाप आंसू गिर रहे थे, और उस क्लिनिक में कदम रखने के बाद पहली बार वो पूरी तरह अकेली लग रही थी। उधर उस क्लिनिक के अंदर सब कुछ बिखर रहा था, और इधर मैं पहले ही शहर छोड़ चुकी थी। कार धीरे धीरे दोपहर के ट्रैफिक से निकल रही थी। सड़कों का शोर अब पीछे छूटता जा रहा था। हर गुजरते किलोमीटर के साथ मुझे लग रहा था जैसे मैं अपनी पुरानी जिंदगी से और दूर होती जा रही हूं। आरव चुपचाप मेरे पास बैठा था। उसका छोटा सा हाथ मेरी उंगलियों में फंसा हुआ था। अनाया मेरा कंधा पकड़े बाहर खिड़की और मेरे चेहरे के बीच बार बार देख रही थी, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रही हो, जिसे वो शब्दों में नहीं कह सकती। बच्चे हमेशा महसूस कर लेते हैं जब कुछ बदलता है, चाहे आप उन्हें कुछ समझाओ या नहीं। मम्मा, काफी देर की चुप्पी के बाद आरव ने धीरे से पूछा, क्या हम सच में जा रहे हैं? मैंने उसकी तरफ देखा, फिर सामने सड़क पर। हाँ, मैंने कहा, हम जा रहे हैं। उसने धीरे से सिर हिलाया। बच्चे जिस तरह बातों को स्वीकार कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही। न कोई बहस, न क्यों का सवाल, बस स्वीकार करना। अनाया ने सिर थोड़ा तिरछा किया। वहां पार्क होंगे? उसने पूछा। मैं हल्का सा मुस्कुराई। बहुत सारे, मैंने कहा, इतने कि तुम गिन भी नहीं पाओगी। शायद उसी जवाब से उसे सुकून मिल गया। वो फिर आराम से सीट पर टिक गई। मैंने खिड़की के बाहर देखना शुरू किया। शहर परिचित आकृतियों में गुजर रहा था। इमारतें, सड़कें, वो मोड़ जहां मैं सैकड़ों बार गुजरी थी। ऐसी जगहें जो सालों की यादों से जुड़ी थीं, लेकिन अब वो यादें दर्द नहीं दे रही थीं, बस खत्म हो चुकी थीं। मेरे बैग में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। मुझे तुरंत देखने की जरूरत नहीं थी। मुझे पहले से पता था मैसेज किसका होगा। सब कुछ उस ऑफिस में कदम रखने से पहले ही शुरू हो चुका था। करण के साइन करने से पहले, उसके परिवार के साथ उस क्लिनिक में जाने से पहले। मैंने बैग से फोन निकाला, स्क्रीन देखी और छोटा सा मैसेज पढ़ा। वे पहुंच चुके हैं। मैंने फोन लॉक किया और वापस रख दिया। बाहर सड़क लगातार आगे बढ़ रही थी और मेरे पीछे एक ऐसी जिंदगी टुकड़ों में टूट रही थी जो झूठे भरोसे पर बनी थी। उधर क्लिनिक में खामोशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। उसे तोड़ा करण के फोन की घंटी ने। उसने स्क्रीन देखी, चेहरे पर चिढ़ उभरी। फिर उसने कॉल उठा ली। क्या है? उसने कहा। दूसरी तरफ की आवाज घबराई हुई थी। सर, बड़ी समस्या हो गई है। करण ने भौहें सिकोड़ ली। किस तरह की समस्या? बहुत बड़ी। हमारे 3 मेन बिजनेस पार्टनर्स ने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का नोटिस भेज दिया है। करण सीधा खड़ा हो गया। यह नामुमकिन है, वो कॉन्ट्रैक्ट लॉक्ड हैं। थे, दूसरी तरफ से जवाब आया। अब नहीं है, और पेनल्टी क्लॉज भी एक्टिव हो गया है। शुरुआती नुकसान करीब 8 करोड़ रुपए तक जा सकता है। उस दिन पहली बार करण का आत्मविश्वास डगमगाया। लेकिन क्यों? उसने पूछा। उन्होंने वजह नहीं बताई। आवाज आई, बस इतना कहा कि उन्हें अंदर की कुछ जानकारी मिली है और उन्होंने रिश्ते खत्म करने का फैसला किया है। अंदर की जानकारी? करण की पकड़ फोन पर और कस गई। उसके जवाब देने से पहले पीछे से एक और आवाज आई। सर, एग्जामिनेशन की पेमेंट अभी तक प्रोसेस नहीं हुई। करण तेजी से मुड़ा। रिया पहले ही अपना कार्ड निकाल चुकी थी। मैं कर देती हूं, उसने कहा। कैशियर ने कार्ड स्वाइप किया, कुछ सेकंड रुका, फिर सिर हिला दिया। पेमेंट फेल हो गई। रिया ने भौहें चढ़ाई। फिर से ट्राई करो। दूसरी बार भी वही हुआ। उसने दूसरा कार्ड दिया, वही रिजल्ट। अब करण के सीने में धीरे धीरे बेचैनी उतरने लगी। उसने अपना वॉलेट निकाला और कार्ड आगे बढ़ाया। मेरा इस्तेमाल करो। कैशियर ने कार्ड स्वाइप किया। इस बार जवाब तुरंत आ गया, डिक्लाइंड। करण मशीन को घूरता रह गया। ये गलत है, उसने कहा। तभी उसका फोन फिर बजा। इस बार नंबर अनजान था। उसने कॉल उठाई। मिस्टर मेहरा, दूसरी तरफ से आवाज आई।
हम आपकी बैंक से बोल रहे हैं। आपको सूचित करना है कि आपके नाम के सभी अकाउंट्स अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिए गए हैं। करण जैसे वहीं रुक गया। फ्रीज? उसने दोहराया। किस आधार पर? आज सुबह फाइल की गई एक इमरजेंसी कोर्ट इंजंक्शन के तहत, आवाज ने जवाब दिया। किसने फाइल की? कुछ पल की चुप्पी रही, फिर जवाब आया। निधि मल्होत्रा। उस दिन वो नाम बाकी हर बात से ज्यादा भारी लगा। करण कई सेकंड तक कुछ बोल नहीं पाया। उसके आसपास क्लिनिक की सारी आवाजें जैसे दूर चली गईं। रिया उसके पास आ गई। क्या कहा उन्होंने? करण ने धीरे धीरे फोन नीचे किया। मेरे अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं, उसने कहा। क्या? रिया लगभग चिल्ला पड़ी। ये हो ही नहीं सकता। करण कुछ समझाता उससे पहले फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार दूसरा नंबर था। उसने कॉल उठाई। आवाज अब पहले से ज्यादा सख्त थी। अब कौन? मेरा नाम आदित्य कपूर है, दूसरी तरफ आदमी बोला। मैं मिस मल्होत्रा की तरफ से बात कर रहा हूं। करण का चेहरा और गहरा पड़ गया। वकील? उसने धीमे से कहा। बिल्कुल, आदित्य ने जवाब दिया। मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि आपके खिलाफ वैवाहिक संपत्तियों को छिपाने और गलत इस्तेमाल करने का केस दर्ज किया गया है। करण हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में कोई मजाक नहीं था। तुम लोग सीरियस हो? पूरी तरह, वकील ने शांत आवाज में कहा। हमारे पास जॉइंट अकाउंट से किए गए ट्रांसफर्स के दस्तावेज हैं। उन पैसों का इस्तेमाल किसी दूसरी पार्टी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने में किया गया। करण के दिमाग में तुरंत वो अपार्टमेंट घूम गया। पेमेंट्स, साइन, वो कागज जिन पर उसने बिना सोचे दस्तखत कर दिए थे। रिया बीच में बोलने ही वाली थी, लेकिन करण ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। तुम चाहते क्या हो? करण ने पूछा। कुछ भी गैर वाजिब नहीं, वकील ने शांत आवाज में कहा। बस जवाबदेही। लाइन पर कुछ पल के लिए खामोशी छा गई और पहली बार करण को एक ऐसी बात समझ आने लगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। ये कोई अचानक दिया गया रिएक्शन नहीं था, ये एक प्लान था और वो खुद चलकर उसके बीच आ गया था। अल्ट्रासाउंड रूम के बाहर वाला गलियारा अब अलग महसूस हो रहा था, ज्यादा शांत, ज्यादा भारी। करण कुछ पल वहीं खड़ा रहा। फोन अब भी उसके हाथ में था, जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो और वो दोबारा संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा हो। रिया लगातार उसे देख रही थी। तुम कहना क्या चाहते हो? निधि ने ये सब किया है? उसने पूछा। करण ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि पहली बार उसे खुद नहीं पता था कि निधि ने कितना कुछ किया है और कब से तैयारी कर रही थी। तभी एक और कॉल आ गई। इस बार उसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का फोन था। करण ने तुरंत कॉल उठाई। अब क्या हुआ? दूसरी तरफ की आवाज तनाव से भरी हुई थी। सर, ऑफिस में बहुत बड़ी समस्या हो गई है, सीएफओ ने कहा। कुछ लोग आए हुए हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शंस, सबके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। उन्हें हर चीज का एक्सेस चाहिए। करण ने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली। कौन लोग? उसने पूछा। उन्होंने कहा है कि वो एक औपचारिक जांच कर रहे हैं, रिपोर्ट की गई कुछ अनियमितताओं के बारे में। अनियमितताएं, ये शब्द बहुत सोच समझ कर चुना गया था, बहुत सटीक। करण के सीने में ठंडा भारीपन उतर गया। उन्हें वहीं रोको, उसने कहा। मैं आता हूं। उसने कॉल काट दी और कुछ सेकंड तक बिना कुछ बोले खड़ा रहा। रिया उसके करीब आई। क्या हो रहा है? उसने पूछा। करण ने उसकी तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर न आत्मविश्वास था, न कंट्रोल। जांच चल रही है, उसने कहा। रिया का चेहरा बदल गया। किस चीज की जांच? फाइनेंशियल, करण ने जवाब दिया। बस इतना सुनना काफी था। रिया एक कदम पीछे हट गई। उसका दिमाग पहले ही उन अंजामों तक पहुंच चुका था जिनका नाम लेने की हिम्मत उन दोनों में से कोई नहीं कर रहा था। उनके पीछे क्लिनिक अब जश्न वाली जगह नहीं लग रहा था। सिमरन अभी भी अंदर कमरे में थी, फिलहाल सबकी नजरों से लगभग गायब। सुनीता वेटिंग एरिया में बैठी थी। उनके चेहरे की पहले वाली खुशी अब बेचैनी में बदल चुकी थी। सब कुछ बदल चुका था। करण ने बालों में हाथ फेरा। अब उसका दिमाग तेजी से हर चीज जोड़ने की कोशिश कर रहा था। फ्रीज हुए अकाउंट्स, खत्म हुए कॉन्ट्रैक्ट्स, अचानक शुरू हुई कानूनी कार्रवाई, इनमें से कुछ भी अचानक नहीं था, कुछ भी इत्तेफाक नहीं था। सब कुछ जुड़ा हुआ था और ये सब करने लायक जानकारी सिर्फ एक इंसान के पास हो सकती थी। वही इंसान जिसे उसने हमेशा कमजोर समझा, जिसे उसने नजरअंदाज किया, निधि। सालों तक करण को लगता रहा कि वो शांत है, उस पर निर्भर है, आसानी से बदली जा सकती है। लेकिन अब एक ऐसी स्थिति के बीच खड़े होकर जिसे वो खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा था,
उसे पहली बार एक सच्चाई का सामना करना पड़ा। वो कभी निधि को सच में समझ ही नहीं पाया था और अब वही गलती उससे सब कुछ छीनने लगी थी। ऑफिस तक का सफर उस दिन असामान्य रूप से लंबा लगा। करण ने रेडियो नहीं चलाया, फोन भी दोबारा नहीं देखा। वो बस गाड़ी चलाता रहा। उसकी नजरें सड़क पर थीं, लेकिन दिमाग में हर चीज बार बार घूम रही थी। क्लिनिक, डॉक्टर की बातें, सिमरन की खामोशी, फ्रीज हुए अकाउंट्स, हर बात दूसरी बात के ऊपर चढ़ती जा रही थी, जब तक कि वो एक ऐसी सच्चाई में न बदल गई जिसे अब वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। कई सालों में पहली बार उसके अंदर शक पैदा हुआ, बिजनेस को लेकर नहीं, पैसों को लेकर नहीं, अपने फैसलों को लेकर। जब वो ऑफिस पहुंचा, माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। कर्मचारी छोटे छोटे ग्रुप्स में खड़े थे, धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, और जैसे ही करण उनके पास से गुजरता, बातचीत रुक जाती। उसने ये नोटिस किया, बिल्कुल किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अपनी केबिन में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और कुछ पल वहीं खड़ा रहा, सामने रखी टेबल को घूरते हुए। सब कुछ वैसा ही दिख रहा था, फिर भी कुछ भी पहले जैसा महसूस नहीं हो रहा था। उसका फोन टेबल पर पड़ा था, स्क्रीन बंद। एक कॉन्टैक्ट अब भी उसी नाम से सेव था जिसे उसने कभी डिलीट नहीं किया, निधि। उसका अंगूठा कुछ पल के लिए उसी नाम पर रुक गया और अचानक एक याद सामने आ गई। छोटा सा फ्लैट, देर रातें, निधि टेबल पर बैठी हिसाब कर रही है और वो अपने सपनों, प्लान्स और बिजनेस एक्सपेंशन की बातें कर रहा है। वो सुनती थी, मदद करती थी। उसने उस पर भरोसा किया था, उस समय भी जब दुनिया में कोई और नहीं करता था। करण ने धीरे से सांस छोड़ी और हाथ पीछे खींच लिया। उसकी जिंदगी का वो हिस्सा अब बहुत दूर लग रहा था। इसलिए नहीं कि वो खत्म हो चुका था, बल्कि इसलिए क्योंकि खुद करण ने उससे दूर जाने का फैसला किया था। और अब जब उसकी बाकी दुनिया बिखरने लगी थी, उसे समझ आया कि उसने असल में क्या खोया है। सिर्फ शादी नहीं, सिर्फ स्थिरता नहीं, बल्कि वो एक इंसान जिसने उसका साथ तब दिया था जब उसके पास कुछ भी नहीं था। और ये एहसास बहुत देर से आया था, इतनी देर से कि अब कुछ बदला नहीं जा सकता था। उधर जब करण अपने ऑफिस में अकेला बैठा था, तब तक मैं हजारों किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। लंदन का आसमान धूसर था जब हम वहां उतरे। हल्की ठंडी हवा सड़कों से गुजर रही थी और अनाया ने मेरा हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। आरव अपना छोटा सूटकेस खींच रहा था। वो अपनी उम्र से बड़ा दिखने की कोशिश कर रहा था। क्या यही जगह है? उसने चारों तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, मैंने कहा, यही है। एयरपोर्ट एग्जिट के पास एक आदमी मेरे नाम की तख्ती पकड़े खड़ा था। हमें देखते ही उसने हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए हमारी तरफ आया। निधि, उसने गर्मजोशी से कहा। मैं मयंक हूं। आपके पापा ने कहा था कि यहां की सारी व्यवस्था मैं देख लूं। मैंने शांत लेकिन आभारी होकर सिर हिलाया। थैंक यू, मैंने कहा। घर तक का सफर शांत था, भारी नहीं, असहज नहीं, बस नया। नई सड़कें, नई इमारतें, हर चीज की अलग रफ्तार। जब हम पहुंचे, मयंक ने दरवाजा खोला और एक तरफ हट गया। बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आरामदायक है, उसने कहा। मैं बच्चों के साथ अंदर चली गई। घर साधारण था, साफ और इतना रोशन कि अपनापन महसूस हो। अनाया लगभग दौड़ते हुए खिड़की तक पहुंची। यहां गार्डन भी है, उसकी आवाज खुशी से भर गई। आरव भी उसके पीछे गया। उसके चेहरे पर डर नहीं, जिज्ञासा थी। मैंने अपना बैग नीचे रखा और कुछ पल वहीं खड़ी रही। न कोई शोर, न तनाव, न हर वक्त कुछ गलत होने का डर, बस सुकून। मयंक ने हमें थोड़ा समय दिया, फिर बोला, जो भी जरूरी चीजें हैं सब सेट हो चुकी हैं। अगले हफ्ते से बच्चों का स्कूल शुरू हो जाएगा। अभी आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर सिर हिलाया। थैंक यू, मैंने दोबारा कहा। उसके जाने के बाद घर में शांति फैल गई। अनाया मेरे पास आई और मुझे गले लगा लिया। मुझे यहां अच्छा लग रहा है, उसने धीरे से कहा। आरव हमारे पास ही खड़ा रहा। ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन दूर भी नहीं गया। मैंने दोनों को देखा और बहुत लंबे समय बाद कुछ महसूस किया। सिर्फ राहत नहीं, सिर्फ खुशी भी नहीं, उससे कहीं ज्यादा स्थिर, ज्यादा सच्चा कुछ। कई सालों में पहली बार मैं किसी और की जिंदगी संभालने के लिए खुद को नहीं तोड़ रही थी। मैं कुछ नया बना रही थी, और इस बार वो सिर्फ हमारे लिए था। धोखे के बारे में एक बात है जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। धोखा सिर्फ वो पल नहीं होता जब सच सामने आता है। असल चीज वो सब होती है जो उसके बाद शुरू होती है। खामोशी, सच्चाई का एहसास,
ये समझना कि जिसे आप हमेशा के लिए अपना समझते थे वो कभी सच में सुरक्षित था ही नहीं। करण को लगता था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, सफल बिजनेस, नई रिलेशनशिप, वो भविष्य जिसे उसने अपने दिमाग में पहले ही बना लिया था। लेकिन वो एक बहुत साधारण बात समझ नहीं पाया। जब आप किसी इंसान को बहुत लंबे समय तक हल्के में लेने लगते हैं तो आप उसकी ताकत देखना बंद कर देते हैं, उसकी अहमियत समझना बंद कर देते हैं, और आखिरकार आप ये समझना भी छोड़ देते हैं कि वो क्या करने की क्षमता रखता है। निधि गुस्से में नहीं गई, उसने लड़ाई नहीं की, उसने भीख नहीं मांगी। उसने देखा, समझा, तैयारी की, और जब सही वक्त आया वो पूरी स्पष्टता के साथ चली गई। यही चीज फर्क पैदा करती है, क्योंकि असली ताकत हमेशा शोर नहीं करती। कभी कभी वो शांत होती है, सोची समझी होती है, और एक बार शुरू हो जाए तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। अगर इस कहानी से एक बात सीखने लायक है तो वो ये: उन लोगों की कद्र करो जो तब तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, क्योंकि वही लोग एक दिन तुम्हें छोड़कर ऐसे जा सकते हैं कि तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे। अगर आप निधि की जगह होते तो क्या करते? और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ ड्रामा नहीं होती, ये फैसलों और उनके अंजामों की कहानियां होती हैं।